अपने पोते के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते अर्पिता जी थक कर चूर हो जाती हैं, क्योंकि उनका पोता सोहम अब चलने लगा था और वह अपनी दादी के साथ ही रहता था, क्योंकि अर्पिता जी की बहू नौकरी करती थी, इसीलिए वह दिन भर घर पर नहीं रहती थी। तो बच्चों को अर्पिता जी ही संभालती थी। अर्पिता जी एक विधवा औरत थी। उनके एक बेटा था, उसकी शादी हो चुकी थी, बहू नौकरी करती थी। उनके एक पोता और एक पोती है। मम्मी जी, मैं नहाकर आ गई हूँ, नाश्ता तैयार हो गया हो तो जल्दी से नाश्ता मुझे दे दीजिए और मेरा टिफ़िन भी जल्दी से तैयार कर दीजिए, ऑफिस के लिए देर हो रही है। यह क्या मम्मी जी, क्या बना दिया है? मुझे सेवई खाना था और आपने पोहे बनाकर रख दिए। मैंने आपसे रात में ही बोला था कि सुबह मुझे सेवई बना देना, ध्यान कहाँ रहता है आपका? बहू की बात सुनकर अर्पिता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू के सामने अपने आंसुओं को छुपाकर बहू से कहती हैं, बहू मुझे याद नहीं रहा, अभी बनाकर लाती हूँ। तो बहू कहती है, रहने दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अगर आपने मेरा टिफ़िन तैयार कर दिया है तो जल्दी से मेरा टिफ़िन दीजिए, मैं अभी जा रही हूँ। यह कहकर अपने कमरे में चली गई। अर्पिता जी किचन में जाती हैं और जल्दी जल्दी बहू का टिफ़िन तैयार करती हैं। जैसे ही टिफ़िन तैयार करती हैं, बहू आ जाती है। अर्पिता जी बहू को टिफ़िन दे देती हैं। बहू टिफ़िन लेकर अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप सोहम को दूध पिला देना और कुकर में उसके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना देना। और हाँ, सोहम दोपहर को जब सोकर उठे तो ऑरेंज जूस भी बना देना, उसमें बर्फ़ मत डालना, नहीं तो गला पकड़ लेगा। और सौम्या जब स्कूल से आए तो बस स्टॉप पर जाते वक्त छतरी ले जाना मत भूलना, बहुत तेज़ धूप होती है, उसका बैग भी भारी है तो बैग आप ही उठा कर लाना। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। आशीष को लंच के साथ सलाद देना मत भूलना, वरना वह खाना नहीं खाएंगे। कोमल अपनी सास अर्पिता जी को रोज़ की तरह सारे निर्देश देकर ऑफिस के लिए चली गई। उन्होंने अपने बेटे आशीष का लंच बॉक्स तैयार किया, साथ में दही सलाद भी रख दिया। फिर उसे नाश्ता देकर वह खुद पूजा करने लगी थी। तभी अचानक सोहम जागकर मम्मी मम्मी करके रोने लगा। अर्पिता जी ने उसे चुप कराया और दूध पिला दिया। तभी आशीष टिफ़िन लेकर ऑफिस चला गया। तभी काम वाली बाई आ गई। अरे, तू आज जल्दी आ गई, थोड़ी देर रुक, मैंने अभी तक घर का सामान नहीं समेटा है। बच्चों ने घर का सारा सामान बिखरा दिया है और वह जल्दी से घर के सामान को समेटने लगी। मेम साहब, यह तो आपका रोज़ का है, मुझे देर हो जाती है। एक यही घर नहीं है, और भी घर काम करने जाती हूँ, सब ऐसे ही करने लगे तो शाम तक मैं यहीं करती रहूँ। मेरे भी बाल बच्चे हैं। काम वाली बाई जल्दी मचा रही थी तो अर्पिता जी ने भी घर का सामान समेट दिया और वह झाड़ू पोछा करके चली गई। वह रसोई में गई तो बर्तनों का ढेर देखकर उनका सर घूम गया। उनकी सारी रसोई बिखरी पड़ी थी। तभी वह बर्तन धोने लगी। तभी सोहम रसोई में आकर बर्तन फैलाने लगता है। वहीं पर पानी पड़ा था जिससे वह फिसल जाता है तो वह रोने लगता है। अर्पिता जी घबरा जाती हैं और उसे गोदी में लेकर चुप कराती हैं और उसके गीले कपड़े बदलती हैं। तभी कोमल का फ़ोन आता है। माँ जी, आपने सोहम को दूध पिला दिया क्या?
हाँ, अगर पिला दिया है तो उसे नहलाने से पहले उसकी अच्छे से मालिश कर देना। उसका सारा शरीर रूखा हो गया है। और इतना कुछ बताकर फ़ोन रख दिया। अर्पिता जी ने फटाफट से उसकी मालिश की और खेलने के लिए छोड़ दिया। फिर सोचा खिचड़ी बना लेती हूँ, पर कुकर साफ नहीं था तो भगोने में खिचड़ी चढ़ा दी और सोहम को नहलाने लगी। 2 साल का सोहम थोड़ा सा चुलबुला भी था और थोड़ा सा पानी उठाकर उन पर ही डालने लगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पोते को नहलाया। तभी कोमल का फिर से फ़ोन आया। सोहम को खिचड़ी खिला दिया क्या? उसके खाने का समय हो गया है। बहू अभी खिचड़ी बन रही है, मैं बनाते ही तुरंत खिलाती हूँ, अर्पिता जी ने जवाब दिया। तभी कोमल ने वीडियो कॉल कर दिया, पर गैस पर भगोना देखकर वह उन पर चिल्लाने लगी। आप भी हद करती हो, भगोने में खिचड़ी बना रही हो, इसमें तो अच्छे से पकेगी भी नहीं और मेरा बच्चा भी भूखा रह जाएगा। आपने कुकर में क्यों नहीं बनाया? अब तक तो बच्चे का खाना भी बन जाता। अर्पिता जी क्या कहती, क्योंकि कोमल लगातार बोले जा रही थी। फिर खुद ने ही फ़ोन रख दिया। शायद केबिन में कोई आ गया था। सुनैना जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने आप को संभाला। तब तक खिचड़ी भी बन गई थी। उसे ठंडा करके सोहम को खिलाने लगी। बच्चे इतनी आसानी से कुछ खाते नहीं हैं। बच्चों को खाना खिलाना भी बड़ा मुश्किल है। एक जगह बैठकर तो बिल्कुल नहीं खाते। सोहम भी घर में भाग भाग कर खाना खा रहा था। वह उसके पीछे दौड़ भाग करके थक गई थी। थोड़ी देर आराम करने बैठ गई। अब उन्हें भी भूख लगने लगी थी। रसोई में से नाश्ता लेकर नाश्ता कर लिया, पर अभी बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ था। बेटे बहू इतना कमाते थे, फिर भी बर्तन वाली नहीं लगाते, सिर्फ झाड़ू पोछा वाली लगा रखी थी। वह भी इसलिए कि उनका बेटा गंदे आंगन में खेले नहीं। उम्र हो रही थी, पर बीमारी इंसान को समय से पहले ही बूढ़ा बना देता है। डायबिटीज़ के कारण जल्दी थक जाती थी और बहुत जल्दी अर्पिता जी को भूख लगती थी। आशीष उनकी एकमात्र संतान थी, इसलिए उनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं की और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अभी 1 साल पहले पति की मौत हुई थी। तब तक आशीष की नौकरी लग गई थी। उनके जाने के बाद कोमल घर की बहू बनकर आई। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू को वह घर नहीं लाना चाहती थी, पर बच्चे आजकल के सुनते कहाँ हैं। आशीष को कोमल से ही शादी करनी थी। उन्होंने समझाया भी था कि बेटा तू और बहू दोनों नौकरी पर चले जाएंगे तो मैं घर में अकेली क्या करूँगी। पर आशीष ने भी जवाब दिया, मम्मी बड़ा शहर है, ज़्यादा खर्चे हैं, दोनों कमाएंगे तो घर अच्छे से चलेगा, वरना एक के कमाने से पूरा नहीं पड़ता है। फिर मेरे भी दोस्तों की पत्नियां भी कमाती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो मैं घरेलू लड़की अपने लिए नहीं ला सकता। ऐसा नहीं था कि आशीष की नौकरी अच्छी नहीं थी, पर उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में यह दिखाना था कि मेरी पत्नी मामूली सी घरेलू महिला नहीं है, बल्कि वह भी पढ़ी लिखी नौकरी पेशा है। आशीष ने जिद की और कोमल से शादी कर ली। अभी तक अर्पिता जी ही घर और रसोई संभाल रही थी। बहू के आने के बाद भी उन्हें सहारा नहीं मिला, बल्कि उनका और काम बढ़ गया। बहू कभी रसोई में कदम नहीं रखती थी। उनको ही दोनों का टिफ़िन बनाकर देना होता था। उन्होंने सोचा नई नई बहू है, अभी समय लगेगा, पर कोमल को खाना बनाना पसंद नहीं था और उसके पास समय भी नहीं था।
ऑफिस आने जाने में वह व्यस्त रहती थी। सुनैना जी ने सोचा, कोई बात नहीं, बेटे के साथ बहू का भी वह बना लेगी। पर जब कोमल पहली बार गर्भवती हुई तब वह घर पर तो रहती थी पर रसोई में पैर नहीं रखती थी। सुनैना जी ने तब भी एक अच्छी सास की तरह उसकी देखभाल की, उसका बहुत ही ख्याल रखा। अपनी बेटी सौम्या के जन्म के कुछ महीने बाद कोमल पहले की तरह फिर से काम पर जाने लगी। अपनी पोती को अर्पिता जी बहुत प्यार करती थी और उसका हर काम वह करती थी। तब घर में झाड़ू पोछा, बर्तन वाली और खाना बनाने वाली भी लगी थी। वह घर भी देख लेती थी और अपनी पोती के साथ भी खेलती थी। धीरे धीरे उन्हें डायबिटीज़ हो गई और शरीर में थकावट सी रहने लगी। वह घुटनों के दर्द से भी परेशान रहने लगी। समय तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। तभी सोहम का जन्म हो गया। अब पहले जितनी उनमें ताकत नहीं थी। कोमल दूसरा बच्चा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका मानना था कि इस महंगाई में एक बच्चा ही पालना भारी है, तो 2 बच्चे कैसे पालेंगे। लेकिन आशीष का मानना था कि सौम्या अकेली नहीं रहे, उसका अपना भाई बहन कोई तो हो जिसके साथ खेल सके। सोहम के जन्म के बाद उसने महंगाई का हवाला देकर खाना बनाने वाली को हटा दिया। कोमल ने कहा, मम्मी जी तो घर पर ही रहती हैं तो यही खाना बना लिया करेंगी। अब 2 बच्चों का खर्चा बढ़ गया है तो कहीं पर तो कटौती करनी होगी। सोहम थोड़ा बड़ा हो गया था पर आशीष और कोमल अपने ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहते थे, इसलिए बच्चों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलती थी तो मॉल में शॉपिंग और मूवी या दोस्तों के साथ पार्टी में जाया करते थे। अर्पिता जी दोनों बच्चों को दिन भर संभालते संभालते थक जाती थी। उस पर घर का काम और खाना भी बनाना था। अर्पिता जी से अब यह सब सहन नहीं हो रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा था नई नई बहू कैसे घर संभालेगी, फिर यह ख्याल किया कि वह गर्भवती है तो उसका ध्यान रखना मेरा ही कर्तव्य है। फिर यह ख्याल किया कि बहू का पहला बच्चा है, उससे कहाँ बच्चा पालना आता होगा। फिर यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि बहू अकेली 2 बच्चों और ऑफिस को कैसे संभालेगी। पर अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। अब उनको सहन नहीं हो पा रहा था। बेटे आशीष को भी बस या तो पैसे कमाना था या किसी भी तरह पैसे बचाना था। उसे भी अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी और माँ पर वह दोनों खर्च भी नहीं करते थे। वह वहाँ 2 वक्त का खाना खाती थी पर वह भी चैन से नसीब नहीं होता था। पोते पोती हर दादी को प्यारे होते हैं पर जब उसकी सारी जिम्मेदारी उन पर ही डाल दी जाए तो वह प्यार भी बोझ सा लगने लगता है। एक रविवार दोनों बेटे बहू जब उठे ही थे तो अर्पिता जी ने कहा कि वह गांव में जाकर रहना चाहती हैं। अब यहाँ पर उनका मन नहीं लगता। गांव की अच्छी हवा से शायद उनकी तबीयत ठीक रहने लगे। यह सुनकर कोमल जवाब देती है, अरे गांव में आपको रोटी कौन देगा? यहाँ तो 2 वक्त का खाना आप मुफ्त में बैठकर खाती हैं। यहाँ मुफ्त की एसी की हवा और यह शानदार सोसाइटी का रहन सहन गांव में कहाँ मिलेगा? फिर घर कौन संभालेगा? सौम्या और सोहम को कौन संभालेगा? इन्हें तो आप ही चाहिए। यह सुनकर अर्पिता जी का दिल भर आया। बहू मैं यहाँ मुफ्त में खाना नहीं खाती हूँ, तीनों समय के बर्तन धोती हूँ, तीनों वक्त का नाश्ता खाना बनाती हूँ, तुम्हारे दोनों बच्चों को संभालती हूँ। इतना काम
करने के लिए कोई भी दिन भर की मेड़ रखोगे तो तुम्हारे 15 से 20 हजार रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे। मैं तुम्हारे रुपए बचाती हूँ, मैं तो मुफ्त में नहीं खाती, पर तुम्हें तो मैं मुफ्त की नौकरानी मिल गई। तुम्हारे पति को पालने में, बड़ा करने में मैंने लाखों खर्च किया। तुम और तुम्हारा पति जीवन भर भी मुझे बैठाकर खिलाओगे तो भी यह कर्ज नहीं उतार पाओगे। आज तुमने 2 रोटी की कीमत बता दी, वह भी मैं खुद बनाती हूँ। तुमने तो आज तक मुझे 2 रोटी कभी बनाकर खिलाई भी नहीं। एक बार रसोई में जाकर तो देखो, खाना बनाकर तो देखो, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि खाना कैसे बनता है, कितनी मेहनत से बनता है। दूसरों को काम बताना आसान होता है, पर जब वही काम खुद करना पड़ता है तब पता चलता है कि यह काम कितनी मेहनत का है। तुमने कभी खाना बनाकर नहीं देखा तो तुम्हें क्या समझ में आएगा। तुम्हें तो रसोई बनाना फिजूल का काम लगता है। तुम्हारे लिए मेरे प्यार, परवाह और इस घर के प्रति समर्पण की कीमत बस यही 2 रोटी हैं। मैंने तो तुम्हें अपना समझकर तुम्हारा ख्याल रखा, पर तुमने तो अपनी सास को ही मुफ्त खोर बता दिया। मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए भी शर्म आ रही है। जब अपना बेटा ही अपना न रहा तो तुम तो फिर भी पराये घर से आई हो। इसे भी अपनी माँ की तकलीफ़, परेशानी नज़र नहीं आई है, बस पैसे कमाने की धुन है। कभी आशीष ने आकर पूछा कि माँ तुम कैसी हो, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अस्पताल भी मैं अपनी सहेलियों के साथ जाती हूँ और खुद की दवाई भी मैं खुद तेरे पापा के पेंशन के रुपयों से लाती हूँ। मैंने अपने बेटे बहू और दोनों बच्चों के लिए बहुत किया है, पर अब और नहीं सह सकती। तुम्हारे बच्चे और घर संभालो। वैसे तो घर मेरे पति और मेरा बसाया हुआ है, पर एक माँ होकर मैं अपने बच्चों को बेघर नहीं कर सकती हूँ। मैं इस घर में तुम्हें बहू बनाकर लाई थी, तो तुम्हें कैसे घर से जाने को कह सकती हूँ। तुम दोनों को तो शर्म नहीं है, पर मेरी आँखों में अभी शर्म का पानी बचा हुआ है। बस मुझे अब इस घर से जाना है। इस उम्र में बीमारी संभालूं, रसोई संभालूं, घर संभालूं या छोटे छोटे बच्चे संभालूं। कोमल, मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम्हारे बच्चों की आया नहीं हूँ। अपने बच्चे खुद संभालो या फिर एक मेड रख लो। मुझसे तो यह सब संभाला नहीं जाता है। रही बात खर्च की, तो मैं तुम दोनों से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पति की पेंशन ही काफ़ी है। बहू, तुम जब भी ऑफिस जाती थी, सोहम के खाने पीने के लिए 10 बार फ़ोन करती थी। कभी मुझसे भी पूछती कि मम्मी जी आपने खाना खाया या नहीं, समय पर दवाई ली या नहीं, तुम्हारा कोई फ़र्ज नहीं बनता। मैंने तुम्हारे पति को बड़ा किया, तुम्हारे बच्चों को पाल रही हूँ, मेरे प्रति तुम्हारा कोई फ़र्ज नहीं बनता। यह कहकर अर्पिता जी भाव विभोर होकर फूट फूट कर रोने लगी। आशीष और कोमल दोनों की नज़रें शर्म से झुक गईं। वह कुछ कहने के लायक नहीं रहे थे। अर्पिता जी की भावनाओं को उन्होंने कभी समझा नहीं। अब दोनों क्या करते, उनकी बोलती बंद हो गई। आशीष उठा, अपनी माँ के पास आया और माँ को चुप कराते हुए बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। पैसे कमाने और पैसे बचाने के चक्कर में मैं अपनी ही माँ के दर्द और तकलीफ़ को भूल गया था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। अब मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। आप घर छोड़कर मत जाइए। मुझे और कोमल को तो घर के बारे में और बच्चों की आदतों के बारे में कुछ पता नहीं है। अब इतने सालों से अर्पिता जी ही घर संभाल रही थी, तो
उन्हें घर और बच्चों की आदत के बारे में कुछ पता नहीं था। दोनों बेटे बहू की आंखें खुल गई और उन्हें रह रहकर अपनी गलतियां याद आ रही थी। तभी कोमल भी माफ़ी मांगती है। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। आपने माँ बनकर हम सबका ध्यान रखा और मैंने आपको कभी माँ समझकर आपका आदर सम्मान नहीं किया। आप चली जाएंगी तो दोनों बच्चे कैसे रहेंगे? इन्हें आपकी आदत हो चुकी है। यह घर मैं आपके बिना नहीं संभाल पाऊंगी। यह घर आपका है। मम्मी जी, आप इस घर की मालकिन हैं और हमेशा रहेंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और घर के काम में भी आपका सहयोग कराया करूंगी। बहुत बड़ी भूल हुई। प्लीज़ मम्मी जी चुप हो जाइए और मुझे माफ़ कर दीजिए। अर्पिता जी लगातार रोए जा रही थी। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों बेटा बहू अर्पिता जी को चुप कराते हैं। बेटे बहू के माफ़ी मांगने के बाद और अपनी गलती का एहसास होने के बाद अर्पिता जी का दिल पिघल जाता है और वहीं रुक जाती हैं। अगले दिन से बर्तन वाली और खाना बनाने वाली रख दी जाती है। कोमल अब सुबह जल्दी उठने लगी थी। ऑफिस जाने से पहले रसोई में मम्मी जी का हाथ बटाने लगी थी और घर के काम में भी काफ़ी सहयोग करने लगी थी। और फिर से आने के बाद घर में जो काम दिखाई देता था वह भी अब अर्पिता जी से न कहकर खुद करने लगी थी। पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी अर्पिता जी खुद ही लेती हैं, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। संतान की संतान से कभी मोह नहीं छूटता है। आजकल ऐसी घटनाएं आम हो रही हैं। कुछ लोग बुजुर्गों को साथ तो रखते हैं पर उन्हें नौकर बना लेते हैं और उनका ख्याल नहीं रखते। अपनी संतान को और बड़ा करने में ही माता पिता थक कर चूर हो जाते हैं। बुढ़ापे में फिर से उन पर वही जिम्मेदारी डाल दी जाए तो इस उम्र में वह कैसे निभा पाएंगे। हर संतान का कर्तव्य है कि जैसे वह अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे ही अपने माता पिता का भी ध्यान रखें। बुढ़ापे में शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। बीमारियों के कारण शरीर की ताकत भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।